Children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In this class, we shall discuss about lens makers formula. इसका क्या मतलब है? लेंस मेकर्स फार्मूला वो फार्मूला है जो किसी लेंस के फोकल लेंथ को डिसाइड करने में काम आता है। यदि हमें उस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो और उनके रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स पता हो। रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक लेंस है तो उसमें दो सरफेसेस होते हैं, दोनों के रेडियाई डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों के रेडियस डिफरेंट हो सकते हैं, मानी दोनों का रेडियस अलग अलग हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लेंस होमोजीनियस हो, यानी दोनों तरफ के रेडियस सेम हो। तो सेम भी होता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सेम ही हो या डिफरेंट ही हो। ठीक है, तो दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हेल्प से हम इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कोई लेंस बनाया तो हम उसका रेडियाई ऑफ कर्वेचर मेजर कर सकते हैं, इधर का भी रेडियस मेजर कर सकते हैं, और जिस मटेरियल का है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। उस ग्राउंड पर फार्मूलेशन से यानी मैथमेटिकली हमें इसका फोकल लेंथ निकालना। प्रैक्टिकली तो हम निकाल सकते हैं, पर मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? लॉज को यूज करके एक फार्मूला डेराइव किया गया जिसको लेंस मेकर्स फार्मूला कहते हैं। यानी लेंस मेकर्स फार्मूला is generally used by lens makers to decide the or to derive the focal length of the lens, in which it is the relation between refractive index and radii of curvature to the focal length. यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फोकल लेंथ से रिलेशन है, इसी को हम लेंस मेकर्स फार्मूला कहते हैं। अब इस फॉर्मूले को डिराइव करने में कुछ एजम्पशंस किए गए हैं, कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं। Some assumptions made in the derivation of lens makers formula. क्या है वो assumption? पहला assumption है the lens used is thin. The lens used is thin so that the distances measured from its surfaces may be taken equal to measured from optical center. देखिए वास्तविक रूप में अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये लेंस है तो इसमें दो पोल्स होते हैं, इस पोल को हम P1 कहेंगे, इस पोल को P2 कहेंगे। तो हमने क्या कहा था साइन कन्वेंशन में, आल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल्स। ये पोल से डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है U तो पोल से मेजर किया जाएगा, इधर इमेज है V तो वो भी पोल से मेजर किया जाएगा, इस पोल से, ये वाले पोल से। तो ये बीच की दूरी क्या हो गई? तो उसी के लिए कहा गया कि ये लेंस बहुत थिन है, इतना थिन है कि दो डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इट्स सरफेसेस में बी टेकन इक्वल टू मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिक सेंटर इसके बीच में होता है, ये है ऑप्टिक सेंटर O। तो ये जो दूरी है वो इतना नेग्लेजिबल, चूंकि लेंस इतना थिन होता है कि चाहे सरफेस से मेजर करें या ऑप्टिक सेंटर से, बहुत होगा तो माइक्रो मिलीमीटर में फर्क आएगा, बहुत स्मॉलर का फर्क आता है दोनों में। यानी कि ये लेंस बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है। ऑप्टिक सेंटर और सरफेस दोनों बहुत दूर नहीं होते हैं। तो पहली चीज़ आप समझ गए कि आप सरफेस से मेजर करने के बजाय जो है क्या कर सकते हैं, ऑप्टिक सेंटर से दूरी ले सकते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों बहुत क्लोज होते हैं। नेक्स्ट जो है वो आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कभी हाइट नहीं होगा, यह एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है एंड प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया हो। थर्ड है अपर्चर ऑफ लेंस इज टू स्मॉल। अपर्चर क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये लेंस है तो लेंस का ये जो सरफेस है यही अपर्चर होता है। चूंकि लेंस कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना, ऐसा देखने में बीच में उभरा रहता है, तो ये जो एरिया दिख रहा है हमें फ्रंट से यही अपर्चर है। यानी जितने एरिया पर लाइट इंसिडेंस हो सकता है उसी को अपर्चर कहते हैं, और वो भी बहुत स्मॉल होता है। यानी कि लेंस आपका क्या है, बहुत छोटा होता है, ठीक ना। लेंस बहुत थिन भी होता है, बहुत छोटा भी होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट है फोर्थ, ऑल रेज आर पैरा एक्सियल। पैरा एक्सियल का मतलब ये होता है जब अपर्चर बहुत छोटा होगा तो जो इंसिडेंट रेज होंगे या रिफ्रैक्टेड रेज होंगे वो इस लेंस पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल से बहुत स्मॉल एंगल फ्रेम करेंगे। यानी कि द एंगल सबटेंडेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे
to the normal is very small, as well as the angle made by the इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे विद प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज टू स्मॉल। तो वही लिखा गया ऑल रेज आर पैराक्सियल, इट मीन्स दे मेक वेरी स्मॉल एंगल्स विद द नॉर्मल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस पर बहुत ही स्मॉल एंगल फ्रेम करते हैं। तो ये एजम्पशन हमारा इसके पहले वाले टॉपिक यानी कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में भी था, ये भी था और ये भी था। बस एक यहाँ पे लिया गया कि लेंस बहुत ही थिन है, एक नया एजम्पशन है। बाकी जो एजम्पशंस हैं वो पहले ही लिए गए हैं, जो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था स्फेरिकल सरफेसेस पे। ठीक है, अब हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला करते हैं। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले में सबसे पहले हम लेंस मेकर फॉर्मूला करते हैं फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस। पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए फाइंड आउट करते हैं फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। सपोज कर लिया हमने जो है एक बहुत ही थिन, क्योंकि आपको देखने के लिए मैं इतना मोटा बना रहा हूँ, ये एक बहुत ही थिन लेंस है जिसका अपर्चर भी बहुत छोटा है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिक सेंटर O। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है O, इसको हम ऑप्टिक सेंटर को O से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट को A से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है A, तो क्या होगा, यहाँ से इंसिडेंट रे आएंगे यहाँ पर, ठीक, और ये एक जो है एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा। ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो इसका सरफेस जो है इधर की तरफ कहीं रेडियस होगा। हम सपोज कर लेते हैं ये जो है आपका पहले सरफेस का सेंटर है, इधर की तरफ झुका है ना, तो इसका सेंटर इधर होगा, इसका झुकाव इधर है तो इसका सेंटर इधर होगा कहीं। ये है C2, C2 इसलिए लिख रहा हूँ सेकेंड सरफेस का है। ये पोल है P2, ये है P1 और बीच में आपका ऑप्टिक सेंटर O है। ठीक है, इतना मैंने मोटा इसलिए बनाया कि ताकि आपको फिगर में दिख सके, नहीं तो ये लेंस बहुत थिन होता है। P1 O जो है, जो दूरी है वो बहुत नज़दीक होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। चलिए, ये जब इस पे इंसिडेंट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे, नॉर्मल के लिए क्या बताया गया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो सरफेस पर लाइन जाता है वो नॉर्मल होता है। तो रेयर से डेंसर में जा रहा है ना, टुवर्ड्स नॉर्मल ये बेंड हो जाता है। अब हम इस नॉर्मल को इरेज कर दें, इसकी ज़रूरत बस यहीं तक थी कि टुवर्ड्स नॉर्मल ये जो है जाएगा। चलिए इसको हटा दें, तभी आप जो है ढंग से इसको समझ पाएंगे। यानी ये जो लाइट रे गया डेविएट होकर के अंदर की तरफ आया टुवर्ड्स नॉर्मल। अब फर्दर जब जाएगा तो इसका नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं। आप ये ड्रॉ नहीं करेंगे, बस ये मैं समझने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे डेविएशन किधर की तरफ। ये दूसरे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो इधर से ये नॉर्मल हो गया ये। अब ये डेंसर टू रेयर आ रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। वैसे तो इस लाइट रे को जाना चाहिए था इधर, ये जो लाइट रे हमें यहाँ दिख रहा है इसको फिर से मिटाकर हम ड्रॉ कर देते हैं। इसको अगर हम सीधा प्रोड्यूस करें तो ये आके इधर कहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये हम B नाम दे देते हैं सीधा अगर जाता तो। लेकिन फिर ये डेंसर मीडियम है, रेयर में आ रहा है, ये नॉर्मल है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल आएगा। नॉर्मल अगर ये बेंड होता टुवर्ड्स नॉर्मल तो ऊपर जाता, अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब इधर आ जाएगा। यही इमेज आपका बन जाएगा। ठीक है, ये भी नॉर्मल मिटा दे रहे हैं ताकि फिगर समझ में आए आपको। हुआ क्या है, फिर एक बार सोचते हैं। एक ऑब्जेक्ट A है, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हुआ तो थोड़ा डेविएट होके इधर जाना चाहिए था। अगर ये सरफेस नहीं होता तो सीधा यहाँ आता,
लेकिन इस सरफेस पर फिर रिफ्रैक्शन होगा लेंस से बाहर निकलते समय, तो इसका नॉर्मल इस साइड में है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होने की वजह से नॉर्मल से दूर आएगा तो इधर आ जाएगा और आकर प्रिंसिपल एक्सिस पर ये जो एक लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा था उससे यहीं कट करेगा, तो यहीं फाइनल इमेज बन जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब हम सपोज करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है u, वैसे ये पोल से लिया जाता है डिस्टेंस, लेकिन हमारे एजम्पशन में है कि पोल और ऑप्टिक सेंटर दोनों में डिफरेंस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। अब जो है इधर जो पहले वाले सरफेस से जो इमेज बना उसका पोजीशन हम v' मान लेते हैं, तो फाइनल इमेज आपके जाके बना है यहां पर, इसको हम v मान लेते हैं। ठीक है, b का जो डिस्टेंस है वो v' और ये आपका है। अब यहाँ पर जो है ये हमारा रे डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा और एक काम करना है, ये आपका जो है पहले पोल से C1 तक की जो दूरी होगी वो R1 कहलाएगी, फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। P2 से लेकर के C2 तक की जो दूरी होगी वो R2 कहलाएगी, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये R2 हो गया, R1 R2 U V और V' जो है वो पहले सरफेस से जो इमेज बना है और दूसरे सरफेस से जो इमेज बना है वो V है, फाइनल इमेज जिसको हम कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम यहाँ पर अगर देखें, ऐसे सोचें कि अगर ये सरफेस नहीं होता, पूरा का पूरा ये डेंसर मीडियम होता, तो यहाँ पर इसके पहले जो हम फार्मूला पढ़े हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, उस फार्मूले के ग्राउंड पर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे when refraction takes place at first surface, then image formed at पॉइंट बी पर बनता। अगर फर्स्ट सरफेस से सिर्फ होता तो पॉइंट बी पर आकर के बनता। अभी इस दूसरे सरफेस को कंसीडर हम नहीं कर रहे हैं, तो उस ग्राउंड पर हम फार्मूला से लिख सकते हैं। देन जो प्रीवियस टॉपिक्स में हम फार्मूला पढ़े हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस में, कॉन्वेक्स वाला जो पढ़े थे, जब एयर से डेंसर में इमेज बनता है तो फार्मूला बनता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, अब इस फार्मूले के ग्राउंड पे रखें तो μ2/v, μ2 है आपका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, v का वैल्यू पहले सरफेस से जो इमेज बना है उसका जो वैल्यू है वो v' है। ये v' पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा दूरी, v' माइनस μ1/u, u तो आपका इधर का ही है। ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा μ2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान पहले का जो रेडियस है वो R1 हमने लिया हुआ है, इसको हमने नोट कर दिया और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा v' है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए जब ये लाइट रे इस पे पड़ रहा है तो ये लाइट रे ऐसा लगेगा कि इधर से कहीं से आ रहा है, ऐसा महसूस होगा, अपीयर होगा कि वो b' से आ रहा है, सॉरी b से। तो सेकेंड सरफेस के लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का लोकेशन होगा वो b होगा, दूसरे सरफेस के लिए b जो होगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का लोकेशन होगा। ठीक, तो हम अब लिखेंगे फॉर सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस के लिए हम लिखते हैं, सेकेंड सरफेस के लिए v यानी u का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका v'।
ठीक है, और v का वैल्यू आपका v ही रहेगा। ठीक है, अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं। ये फार्मूला होता है μ1 अपान v माइनस μ2 अपान u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपान r। ये फार्मूला होता है। वैल्यू पुट किया जाए μ1 अपान v, ये तो एग्जैक्टली वही रहेगा μ1 अपान v माइनस μ2 अपान u। ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर क्या है, v डैश है, तो हम यहाँ पर रख देंगे v डैश, क्योंकि ये जो है इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपान r। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा μ1 अपान v माइनस μ2 अपान v डैश। ठीक है, μ1 माइनस μ2 अपान r। r देखिए यहाँ पर क्या लिखना होगा, हमें r2 लिखना होगा। दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, r2 होगा। यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ये दूसरा सरफेस है तो इसका रेडियस सेंटर इधर होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 हो गया। इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 1 है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये पूरा जो डेरिवेशन है, एक बार एयर से डेंसर में जा रहा है तो इमेज वहाँ बन रहा है, और वो इमेज जो है दूसरे सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो उसको हम एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रीट किए हैं। देखिए v डैश मैंने लिखा हुआ है, और फाइनल इमेज आपका यहाँ पे v पे बन रहा है, i जो दिखाया हुआ है, तो हमने फाइनल इमेज v लिया। और ये डेंसर से रेयर का मामला है, इसलिए मैंने फार्मूला डेंसर टू रेयर वाला लगाया है। ठीक है, अब जो है इसमें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को करते हैं हम। तो फर्स्ट इक्वेशन में है μ2, देखिए यहीं से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। μ2 अपान v डैश है यहाँ पर, और यहाँ है माइनस μ2 अपान v डैश। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये μ1 अपान v, ये वाला हमने लिख लिया, ये तो कैंसिल ही हो गया है, और यहाँ बचेगा माइनस μ1 अपान u। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये टर्म और वो माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। बाकी इनमें देख लीजिए, अगर मैं इसको μ1 माइनस μ2 माइनस μ2 लिखूं तो माइनस हो जाएगा ये वाला, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए, यानी μ1 माइनस μ2 को कॉमन ले लिया जाए इस तरफ से, तो यहाँ तो μ2 माइनस μ1 ऑलरेडी है, μ2 माइनस μ1 कॉमन लें तो यहाँ तो ऑलरेडी है, बचेगा क्या, ब्रैकेट में 1 अपान r1, और यहाँ जब कॉमन लेंगे तो माइनस 1 अपान r2 बचेगा, क्योंकि ये μ2 पहले आएगा μ1 बाद में जाएगा तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो है इनमें से μ1 को दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल्स टू μ2 अपान μ1। ये इधर कॉमन लेंगे हम तो यहाँ μ1 आएगा, और इसको उधर भेजेंगे तो ये जाके डिवाइड कर देगा, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई μ1 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, मैं इधर का मिटा दे रहा हूँ थोड़ा ऊपर का, देखिए यहां पर हम चूज करते हैं लेट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस है तो u इज इक्वल्स टू हो जाएगा इन्फिनिटी, और आपको पता है किसी लेंस में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल होंगी, और आपने प्रिंसिपल फोकस में ही पढ़ा है, द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस एट प्रिंसिपल फोकस। तो इमेज जो होगा वो फोकल लेंथ पे बनेगा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख दिया जाए तो इसमें अगर हम यूज़ करते हैं तो 1 अपान v के प्लेस पे आ जाएगा f
-1/∞ ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर इधर भी थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देते हैं, तो हो जाएगा μ2/μ1 -1। μ1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/r1 -1/r2 बचा हुआ है। 1/f = मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं μ21 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम -1 1/r1 -1/r2। यही हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला है। मैंने बताया था आपको फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स के बीच जो है रिलेशन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जिससे जो लेंस बनाने वाले लोग हैं वो उसका किसी भी लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और ख़ास बात इसमें है कि ये जो लेंस मेकर्स फार्मूला डेराइव किया गया है यहाँ से, वो इसके पहले जो हमने पढ़ाया है यानी रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, उसी सरफेस के फार्मूले से ही बनाया गया है, उसका यूज़ किया गया है यहाँ पर। देखिए ये भी फार्मूला और ये भी जो मैंने फार्मूला लिखा है, ये दोनों रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर के फार्मूले से यूज़ किया गया है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है कि फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनेगा वो सेकेंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ओके, तो इस तरह से ये लेंस मेकर्स फार्मूला है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज लेंस मेकर्स फार्मूला, मेकर्स फार्मूला। And in the next class we shall discuss about the lens makers formula for concave lens, and you have to practice this derivation and memorize this formula to solve the important questions. Thank you. Have a nice day.